चलिए देखिए, अरिहंत वाला जो आंसर है आपका ना, उसमें सेट नंबर 1 दिया है। इसमें अरिहंत वाले में सेट नंबर 1 होगा, अरिहंत में सेट नंबर 1 है। और अग्रवाल वाले में सेट नंबर क्या है? 2 दे दिया, सेट नंबर 2 दिया अग्रवाल में, और ये अरिहंत वाले में सेट नंबर 1 होगा ये। ठीक है, तो हमारा टोटल आज क्वेश्चन हमको रहेगा कि इसके अनुसार 2 या 3 तक जाएगा, लेकिन इसके अंतर्गत जाएंगे तो 10 क्वेश्चन हो जाएगा, 8-10 क्वेश्चन हो जाएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, पहला हमको लग रहा है विकल्प तो करवा दिए थे आपका, है ना? जिससे पहले का पहला होगा, दूसरे का कौन सा? दूसरा 0.5 ना, और तीसरे का दूसरा हो जाएगा, दूसरा तीसरा होगा। और चौथे का दूसरा कौन सा? बेंजल्डिहाइड। और पांचवें का क्या हो जाएगा? तीसरा। और लास्ट वाला क्या होगा? छठे का तीसरा यूरेसिल ना, जो कि मैंने बताया था कोशिकांगों के अंतर्गत, या ये अंदर आपके कोशिकांगों में अगर आपके अंदर जैसे सपोज दैट की बीमारियां वगैरह होती हैं तो उसको नष्ट करने में ये क्या करेगा? सहायक होता है। ठीक है, यूरेसिल। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए। और ये कॉमन सी चीजें हैं, इसमें 4 चीजों का आपका जैसे जो चीज दिया है घनत्व निकालने के लिए, तो क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा। बोला कि एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा, अब तांबा 3 कितना है? 608 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर कोष्टिका कोर के साथ एफसीसी एकक कोष्टिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। एक दूसरे प्रयोग से तांबे का घनत्व 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात किया गया। तांबे का परमाणु द्रव्यमान परिकलित कीजिए। इसमें क्या क्या दिया है उसको फाइंड आउट कर ले, क्या निकालना है उसको देख लिया जाए, और फार्मूला क्या बनेगा उसको देख लेते हैं। ठीक है, बोला देना जिसमें हम सॉल्व किए थे क्वेश्चन। अब बंटी दो निकाल, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार देखिए पूछा क्या, पहले इसको निकाल लीजिए। तो पूछा है घनत्व, क्या निकालना है? परमाणु द्रव्यमान परिकलित करना है। तो परमाणु द्रव्यमान को हमेशा किससे दिखाते हैं? स्मॉल एम या तो कैपिटल एम से। पूछा ये कॉमन सी चीजें, आप समझ जाएंगे इसको। और ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट चैप्टर का है आपका। ठीक है, हाँ, जैसे 11 के बच्चे अगर 12 पे जाएंगे तो आपको फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा। तो m की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, दिया क्या है? बोल रहा है कि तांबा 3.00 कितना है? बोला है कि द्वारा से पता चला कि तांबा 3.608 × 10⁻⁸ कोष्टिका कोर के साथ। तो कोष्टिका कोर की लंबाई, कोष्टिका कोर जब पूछा है मतलब कि कोर की क्या दे दिया आपको? लंबाई दिया। कितना दिया है? कितना दिया है? 3.608। तो कोष्टिका कोर की लंबाई मतलब कि a की वैल्यू दे दिया है 3.608 × 10⁻⁸ 8 सेंटीमीटर। देखिए कहीं कहीं क्वेश्चन में पिकोमीटर में देगा कोर की लंबाई। कोर मतलब समझ रहे हैं, जिस प्लेस से तीनों एक्सिस बनता हो, आज 3 एक्सिस 4 जगह बन जाए तो एक क्या बनाएगा? कोष्टिका का एक क्यू का निर्माण होता है, घन का एक निर्माण होगा। तो उसी में पूछ रहा है कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पे हो गया, यहाँ से एक 3 हो गया ना, 1 2 3, फिर यहाँ से क्या 1 2 और क्या आगे की तरफ 3, और यहाँ पे अगर आप करोगे तो 1 2 और इधर का 3, और यहाँ पे अगर आप करोगे तो 1 2 3, और यहाँ से करोगे तो 1 2 और बन गया। टोटल कोर कितना हुआ? 4 4 8 हो गया, 8 हुआ ना। तो बोल रहा है कि किसी कोर की लंबाई, तो घन है तो सारा कोर की लंबाई एक समान होगी ना। तो बोल रहा है कि वहां पे a की वैल्यू दे दिया आपका इतना। तो आप किसी घन की जब a की लंबाई निकालेंगे आप, तो 3 जगह 1 2 3, मतलब क्या होगा? a क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? मतलब कि हम कभी भी अगर घन की वैल्यू पूरा निकालेंगे तो हम कभी फाइंड आउट करेंगे किसका वैल्यू? a क्यू का। तो आपका फार्मूला में a क्यू दिया जाएगा, a की वैल्यू दिया है, a की वैल्यू निकालना है, तो a की वैल्यू निकालना रहेगा तो आप क्या करोगे? 3.608 × 10⁻⁸ का क्या कर दिया जाएगा? 2 कर दिया जाएगा। बात समझ में आया? अब इस चीज को याद रखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन में क्या दिया रहता है? पिकोमीटर दिया रहता है। पिकोमीटर को किस में बदल देंगे? सेंटीमीटर। कितने से मल्टीप्लाई किया जाता है? 10⁻⁻? 1000 सर ना,
10 पावर 3 से कि 10 पावर माइनस 3 से? 10 पावर माइनस 3 से क्या कर दिया जाएगा? मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। छोटे से बड़े मात्रा की तरफ जाइएगा तो डिवाइड करना पड़ता है। सेंटीमीटर से जब मीटर में जाओगे तो डिवाइड करोगे कितने का? 100 का क्या किया जाएगा? डिवाइड किया जाता है। अब मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो 100 का क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है। तो कभी भी छोटे यूनिट से ऊपर यूनिट की तरफ जाइएगा तो हमेशा एक माइंड में सेट कर लीजिए कि हमेशा किसी से 10, 100 जो भी है, 10 है, 100 है या 1000 है, तो हमेशा क्या करेंगे? हम डिवाइड करेंगे। अब बड़े यूनिट मतलब कि बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की तरफ, जैसे कि किलोग्राम में बड़ा है, ग्राम क्या है? छोटा है। जब किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। और ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से क्या करिएगा? डिवाइड करेगा। वैसे कुछ यहाँ पे है, जब पिकोमीटर से मीटर में जब चेंज करते हैं या सेंटीमीटर में तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का, सॉरी डिवाइड करेंगे। और सेंटीमीटर से पिकोमीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इसलिए मैंने बोला कि 1/1000 का मतलब क्या है? 10⁻³ मतलब ऊपर ले जाकर 10⁻³ का मल्टीप्लाई करोगे ना। बाकी देखिए ऑलरेडी आपका इस क्वेश्चन में सेंटीमीटर में खुद यूनिट बदल के दे रखा है, एक की लंबाई। उसके बाद किसमें? तो एफसीसी एकक कोष्ठिका के क्रम में। तो एफसीसी मतलब बोला एफसीसी की वैल्यू कितने निकालेंगे? एफसीसी का निर्माण कैसे होता है? कितने कणों से मिलकर एफसीसी का निर्माण होता है भाई? कितने से? अब कितने से होता है? 4। कौन कौन सा? कैसे निकालते हैं? जब एफसीसी की वैल्यू, जब हम कणों की संख्या फाइंड आउट करते हैं तो आपको हम पढ़ाएंगे 11th वालों को, 12th में जब जाइएगा तो बताया जाएगा कि एफसीसी मतलब कि एफसीसी के किसे कहा जाता है? फलक केंद्र इकाई कोष्ठिका होती है ना, फेस क्यूबिक सेल है ये। तो जब इसकी वैल्यू जब निकालिएगा कि फेस क्यूबिक सेल निर्माण कैसे होता है तो कहते हैं कि क्या बोलते हैं, इसके कण 8 कोनों पर निर्माण क्या विस्थापित होते हैं। तो जब 8 कोनों पर निकालिएगा तो कितना होता है? 8 है। और गुणे में कितना हिस्सा रहता है इसमें? 1/8 प्लस 6 फलकों भी तो होगा ना, 6 फेसेज पे होंगे तो 6 कितना हिस्सा? 2 आधा हिस्सा होता है ना। जैसे यहाँ पे इस दीवार अगर ये खड़ी है, ये पीछे वाली आपकी, तो अगर एक पार्टिकल इसके बीच में रखेंगे तो आधा इसके लिए, आधा पीछे के लिए। तो ऐसे 6 एक पूरा 6 मकान के लिए देखिए, एक कमरे का जो फलक निकालेंगे तो 6 फलक होता है ना, एक ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे और पीछे। तो टोटल आधा 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 करके करेगा तो मतलब 6 है इसके अंतर्गत, लेकिन कितना है इसके अंदर? आधा आधा स्थापित है ना। तो जब इसको निकालेगा तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 प्लस कितना हो जाएगा? 3 होगा। 3 3 6 बराबर कितना? 4। तो इसमें जेड की वैल्यू कितना दिया है? 4। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, देखने में थोड़ा सा क्या लग रहा है? हार्ड है ना, लेकिन है क्या? बहुत इजी। उसके बाद और कुछ दिया है आपका? नहीं। और डी की वैल्यू दिया है, कितना दिया है? घनत्व। डी की वैल्यू घनत्व कितना है? 8.92 8.92 ग्राम ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये दिया है। पूछा क्या है? जब घनत्व की वैल्यू आई तो फार्मूला आप जानते हो कि होता है, चूंकि फार्मूला होता है आपका, फार्मूला याद रखिएगा, डी बराबर होता है क्या? m इंटू जेड अपान में n0 na इंटू में a क्यूब। याद रख लीजिए, ये कॉमन सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं हाँ हमारे लिए कुछ अलग होगा, इनके लिए कुछ अलग होगा, या फिर अगले साल कुछ अलग हो जाए। नहीं, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दे, डेंसिटी निकालना होगा तो आपको कुछ इस प्रकार से करना होगा, ठीक है। अब देखिए फार्मूले में, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका? पूछा क्या? m की वैल्यू ना, तो m को इस साइड लेकर आइएगा, तो m को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/m d इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? z अपान में n0 इंटू a क्यू इंटू क्या हो जाएगा? तो d को पहले कर दिए, d इंटू n0 इंटू क्या हो जाएगा? a क्यू। m को ऊपर करिएगा क्योंकि m की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू जब ऊपर करिएगा तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा, ये वाली ऊपर, ये वाली क्या हो जाएगी? नीचे। तो d इंटू क्या हो जाएगा? na इंटू में a क्यू अपान में क्या हो जाएगा? z। तो m बराबर क्या हो जाएगा भैया? m बराबर d की वैल्यू क्या दिया है? 8.92 गुणे में n0 की वैल्यू अवगाद्रो संख्या है, n अवगाद्रो नंबर है, तो 6.0222 इंटू 10 की पावर कितना होता है? 23 इंटू में a क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 3.608 इंटू 10 की पावर कितना? -8 का क्या? होल क्यूब। अब बट्टा में z की वैल्यू क्या निकाला है आपने?
क्या करना है इसका, इसमें कहीं से 4 दूना के 8 कर दो, 2.92 हो जाएगा। आपस में सबका मल्टीप्लाई कर दोगे तो एम की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ से एम की वैल्यू निकालेगा तो 63.5 हो जाएगा। 63.5 ग्राम प्रति क्या होता है, मोल। मोल द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम प्रति मोल, या ग्राम मोल इनवर्स भी लिखा जाता है। ठीक है, तो मोल एक क्वेश्चन आपका यहाँ भी बन सकता है 1 नंबर में, मोलर द्रव्यमान का इकाई होता है या मात्रक होता है, तो मोलर द्रव्यमान इकाई क्या होता है, मोल। ऐसे भी दे सकता है ग्राम मोल इनवर्स या ग्राम प्रति मोल। क्लियर है बात? यहाँ हम रुकेंगे नहीं, मिटा देंगे क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, आपको अपना हाथ चलाते रहिए। क्लियर है बात ना? और नहीं हो पाएगा तो बहुत बढ़िया तरीका हो, अपन यूट्यूब खोलिए, जाओ उनसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बात खत्म आपका। हो गया ना क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना है, बात समझ में आ गई ना? क्वेश्चन 11th वाले क्लियर हुआ? थोड़ा सा ये दिक्कत हुआ कि आपने पढ़ा नहीं उसके बारे में, नहीं तो पढ़ते तो पूरा ऑलरेडी क्लियर हो जाता है। जैसे हाई स्कूल की क्लास ले रहे हैं, 9th वाले बैठ के पढ़ रहे हैं सब, तो 10th वाले जितना नहीं बोलते तो 9th वाले आगे के बोल रहे हैं सर। तो 10th वाले का नाम था कि सर अगर आप हमें ऐसे पढ़ाए होते शुरू में तो हमें विज्ञान पढ़ना ही नहीं पड़ता, पता चले बोर्ड का एग्जाम तो घरे आके आंख बंद करके सोते हैं। तो सही में इसका फर्क तो इफेक्ट तो पड़ेगा 11th क्लास पे, इस चीज को जानिए। ठीक है, मिटाने वाला कहाँ गया जी? इससे मिटा दी, ऐसे बड़ा तेज बल बड़ा है, कुछ भी नहीं है। चलिए क्लियर हो गई बात ना? हो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? ऐसे कोई भी क्वेश्चन होगा, अच्छा देखिए बताओ, ऑनलाइन कागज से मिटाओ थे यहाँ। डस्टर है सर। इससे ये सीख मिल रही है कि कोई भी चीज खराब नहीं होती। यही तो फेंकी हुई चीज थी ना, आपने तो फेंक रखा था, इसको काम कर दिया इसने। देखो यार, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, इतना इंपॉर्टेंट है कि हम बता नहीं सकते, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक व्यक्ति को समझदार बनना। जब समझदार रहेगा ना तो हर एक चीज को मेंटेनेंस अपने हिसाब से करके लेके चलता है। सपोज दैट, आपको मैं बहुत अच्छा उदाहरण दे रहा हूँ यहाँ पे, अपने आप को उस काबिल बनाइए ना कि आपकी भले ही दुनिया में कीमत ना हो, लेकिन अगर आप हट जाए तो दुनिया बिखर जाए। जैसे पंखे के आगे एक नोट की गड्डी रख दो, ठीक है, हवा चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, गड्डी आपने रखा, क्या उसमें से पैसा निकल के बाहर? बिल्कुल नहीं, बाहर नहीं जाएगा। उस रबड़ को हटा दो, मान लो कि तुम्हारी गड्डी 2-2 हज़ार की है, मूल्य तो काफी है एक नोट का, बहुत कुछ आ सकता है उसमें, लेकिन एक पतले से रबड़ ने उनको पूरा कलेक्ट करके रखा है, जो कि उसकी औकात ही नहीं है उनके आगे। लेकिन अगर उसमें से हट जाए तो हवा के राख सामने रखे उस गड्डी को, फिर उसका क्या होगा? तो बात यही है कि भले आपकी दुनिया में कीमत ना हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति बन जाइए कि आपके बिना वो क्या हो जाए, न रहे तो बिखर जाए। बात समझ गए होगे? तो इसके लिए पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण तो एक चीज है कि समझदार बनना, और समझदार वही व्यक्ति बनता है जो पढ़ता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपको इसमें दिक्कत होता है तो उसको समझ से पढ़ेंगे तो एकदम बिल्कुल हो जाएगा, रट्टा मारोगे तो कोई होने वाला नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए, बोला कि क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक उन्नयन, तो क्वथनांक उन्नयन का क्या होगा वो? देखिए, क्वथनांक उन्नयन क्या होता है उसको पहले समझ लीजिए। तो क्वथनांक उन्नयन कहता है कि जब किसी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही अमन का काम पता नहीं जा। देखिए कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है आपका कि क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं, पहला क्वेश्चन है, और दूसरा उसमें दिया है, ये चैप्टर नंबर किसका है, 3rd की 4th? 2 फर्स्ट सेकेंड का है ये, विलियन से ये क्वेश्चन, ठीक है ना। सॉल्यूशन है आपका सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री में। बोल रहा है कि सुनिए, हेलो, कह रहा है कि क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद एक बोला कि क्वथनांक उन्नयन और विलय के मोलर द्रव्यमान। देखो, एक मोलर द्रव्यमान से भी मैंने संबंधित आपको दिया था, वो क्या बोलते हैं, फार्मूला, और दूसरा मैंने दिया था मोलर से भी। तो मोलर का मैंने दिया, मैंने बोला था कि मोलर का अपने से कर दीजिएगा, बस वहां पे क्या चीज चेंज करना था कि एक रहा होगा कि WA इंटू क्या 1000 अपन में KB से शुरू होगा, KB
WA इंटू 1000 अपॉन में M इंटू में V इन लीटर में हो जाएगा आपका। मोलरता का सूत्र पता है ना? यस सर। करवाएं वही चीज वहां पे सब्स्टिट्यूट करना है आपको। तो क्वथनांक उन्नयन के बारे में जान जाइएगा तो क्वथनांक उन्नयन का आप उसमें क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आप आ जाएगा। तो क्या कहता है देखिए। हेलो गाइस, तो बताना चाहते हैं कि आपका फर्स्ट पार्ट में जो अनसॉल्व का पेपर 2022 का सेट नंबर 1 चल रहा था, अग्रवाल में सेट नंबर 2 दिया था। तो वीडियो अपलोड करते समय कुछ त्रुटि होने के कारण बस फर्स्ट क्वेश्चन का सामने से वीडियो है, बाकी जो बच गया था हम इस पे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, जैसे कि ज़्यादा समय नहीं लिया जाएगा आपका। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका हो चुका था। सेकेंड क्वेश्चन में चला जाएगा। तो सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कि क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं। क्वथनांक उन्नयन और विलय के मोल द्रव्यमान संबंध स्थापित कीजिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हम क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा टीबी से दिखाते हैं और बोल रहा है कि इसका मोलर द्रव्यमान एम में संबंध स्थापित करना है, जो कि डेल्टा टीबी समानुपाती होता है एम के। तो एक्चुअल में हम जान लेते हैं कि क्वथनांक उन्नयन होता क्या है। ये आपका क्वेश्चन नंबर है दूसरे का ख जो क्वेश्चन पूछा है इसमें, तो हमारा हेडिंग होगा क्वथनांक उन्नयन। पहले क्वथनांक उन्नयन के बारे में जान लेते हैं। तो क्वथनांक उन्नयन क्या है। कहता है कि सपोज दैट, मान लीजिए कि आपके पास कोई विलियन है इसमें, और इस विलियन में कोई आप अवाष्पशील द्रव मिलाते हो। सपोज दैट कि जैसे आपने ग्लूकोज मिला दिया, इसमें ग्लूकोज मिला दिया आपने, तो अगर आप अवाष्पशील द्रव मिलाते हैं ग्लूकोज, तो क्या होगा कि इसकी क्वथनांक क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस क्रिया को हम क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि जब किसी अवाष्पशील द्रव में कोई हम अवाष्पशील द्रव मिलाएं, किसी विलयन में कोई अवाष्पशील द्रव मिलाएं, तो जिसके कारण क्वथनांक इसकी बढ़ जाती है, इस विलयन की क्वथनांक बढ़ जाए, इसी को हम क्या कहते हैं, क्वथनांक उन्नयन कहते हैं। क्वथनांक उन्नयन को डेल्टा बी से दिखाते हैं, जो कि कहता है कि यह मोलर द्रव्यमान के समानुपाती होता है, जहाँ डेल्टा टी बी जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाएगा तो इक्वल टू के बी लग जाएगा। के बी क्या है, क्वथनांक स्थिरांक है। के बी एम इंटू एम हो जाएगा। चूंकि आप जानते हो कि एम इक्वल टू होता है डब्ल्यू बी इंटू में 1000 अपॉन में एम बी इंटू में भी इन लीटर, ठीक है। भी इन लीटर। तो यहाँ से m की वैल्यू पुट कर दिया जाए तो टी बी इक्वल टू डेल्टा टी बी से दिखाया जाता है। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू हो जाएगा के बी इंटू में m की वैल्यू पुट कर दी तो डब्ल्यू बी इंटू में 1000 अपॉन में एम बी इंटू में भी इन लीटर, LIT लीटर, ठीक है। अब देखिए दूसरे का ग का क्वेश्चन है। इसमें दिया है क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं, लिखा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए, जहाँ पे ये रिएक्शन अभिक्रिया दे रखी है आपकी, और बोला इसके ई सेल का परिकलन करना है, मतलब ई सेल की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, और ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है। कितना दिया है, ई नॉट सेल की वैल्यू आपकी दे रखी है, वो है वैल्यू कितना 3.17 वोल्ट, ठीक है। हमें निकालना है इस सेल की वैल्यू। तो इस सेल की वैल्यू से पहले हम जान लें कि कौन सा कैथोड का कौन सा एनोड का काम कर रहा है इसमें से, इस अभिक्रिया में। तो हम देख रहे हैं कि जो मैग्नीशियम है मैग्नीशियम जो सॉलिड स्टेट में है वो क्या हो जा रहा है, Mg+2 हो जाता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है। और आपका जो Ag है, Ag+ है, तो Ag+ ये Ag हो जा रहा है, मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, ले रहा है। अब हमें दोनों पक्षों, एक समीकरण 2 का दोनों इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कर दें। तो दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर बैलेंस हम करेंगे तो जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, जब सब में 2 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया। अब दोनों को
प्लस कर दिया जाए तो ये दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या मिल गया, तो मैग्नीशियम Mg जो कि सॉलिड में है, उसके बाद 2Ag प्लस, उसके बाद इधर आपका हो जाएगा Mg+2, उसके बाद आपका हो जाएगा +2Ag, सिल्वर हो गया आपका। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि आपने गैल्वेनिक सेल पढ़ा होगा, गैल्वेनिक सेल के अंदर बोल्टता की जांच की जाती है गैल्वेनिक सेल में। तो आपने देखा होगा यहाँ पे कि एक कैथोड का काम करता है, सॉरी एक एनोड का काम करता है, कैथोड का बीच में साल्ट ब्रिज लगा रहता है, साल्ट ब्रिज। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो मैग्नीशियम है जो कि इलेक्ट्रॉन दाता होता है, वो एनोड का काम करता है। मैग्नीशियम हो गया +2, और यहाँ पे हम कह सकते हैं मैग्नीशियम, ये कह सकते हैं कि जो, एक मिनट, कह सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है हमारा Mg से क्या हो गया, Mg+2 हो गया, +2 हो गया। उसके बाद बीच में साल्ट ब्रिज, और कह सकते हैं कि उसके बाद जो Ag+ है वो क्या हो गया, Ag हो गया। तो ये कैथोड का काम कर रहा है, ये एनोड का काम कर रहा है, बीच में साल्ट ब्रिज लगा हुआ है। चलिए दोस्तों आगे देखा जाए। तो ये आपका रिएक्शन बन गया। आगे देखते हैं। तो जहाँ ई सेल की वैल्यू पूछा है तो हम कह सकते हैं कि ई सेल इक्वल टू होता है ई सेल, ई नॉट सेल माइनस -0.0, जहाँ पे वैल्यू 0.059 अपॉन में n log 10। उसके बाद हो जाएगा प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो जब log 10 हो तो रिएक्टेंट का स्क्वायर किया जाएगा। अब यहाँ से आपका मिल जाएगा इज इक्वल टू ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी थी, कितना दे रखा है तो आप देख सकते हैं कि वैल्यू दिया था 3.17 वोल्ट -0.059 लॉग अपॉन में एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि यहाँ पे 2 अभिक्रिया है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं नंबर अभिक्रिया का 2 हो जाएगा log 10। उसके बाद log 10, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रोडक्ट की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है मैग्नीशियम की, कितना है 0.130, और नीचे क्या दे रखा है आर की वैल्यू 0.0001 का हम कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है दोस्त, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.17 वोल्ट की वैल्यू दी रखी है -0.059, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। log 10 की वैल्यू यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका वैल्यू हो जाएगी, जब इसको सॉल्व किया जाएगा log 10, अब सॉल्व करेंगे इसको पूरा टोटल तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, लो हो जाएगा 13 × 10⁻, ये 6 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू log की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3.17, ऐसे इसको छोड़ दिया जाए 0.059 अपॉन में 2 log। इसको जब हम सॉल्व करते हैं log की वैल्यू जब सॉल्व किया जाएगा तो टोटल आप कर लीजिएगा, इसको वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा × 7.11। जब इसको टोटल सॉल्व करिएगा आप तो आपकी ई सेल की वैल्यू टोटल सॉल्व करेगा तो ई सेल की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी कितना, तो हम कह सकते हैं 2.959 वोल्ट, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तीसरे का कब, जिसमें क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि नॉन स्टाइक्योमेट्री दोस्तों को चित्रों की सहायता से समझाइए। तो नॉन स्टाइक्योमेट्री को हम कहते हैं अरस समीकरणितीय दोष, इसका नाम होता है अरस समीकरणितीय दोष। सेकेंड नाम होता है अरस समीकरणितीय दोष, इसको कहते हैं। ये 2 प्रकार से होता है। कैसा, इसका अरस समीकरणितीय दोष का मतलब होता है किसी क्रिस्टल से धनायन या ऋण आयन के हटने या आने से इसका घनत्व में कमी या घनत्व इसका बढ़ जाए, उसको हम अरस समीकरणितीय दोष कहते हैं। जैसे कि कोई क्रिस्टल है, इसको कह सकते हैं पहला होता है ऋण आयन रिक्तिका दोष, ऋण आयन रिक्तिका दोष, और दूसरा आपका होता है धन आयन रिक्तिका दोष।
धनायन रिक्तिका दोष। अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हमारी लैंग्वेज को सुनिए। जैसे कि एक क्रिस्टल के अविकर्ण ऐसे विस्थापित हैं कुछ इस प्रकार से, अगर एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस, तो कहता है कि अगर इसमें से ऋण आयन निकल जाए और ऋण आयन इसमें से बाहर निकलने के तत्पश्चात इसमें इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, तो ऐसे दोषों को हम ऋणायन रिक्तिका दोष कहते हैं। और धनायन रिक्तिका दोष में क्या होता है, जैसे इसके क्रिस्टल कुछ इस प्रकार से विस्थापित है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, कोई बाहर से कोई, हाँ तो यही मैं बोला, इसमें से कहीं बाहर से कोई प्लस आयन और अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन लेकर आए, जिसकी वजह से इसमें दोष इफेक्ट, इसमें डिफेक्ट आ जाता है। ऐसा कहीं बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है, धन आयन इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन को धन आयन रिक्तिका दोष कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए दोस्तों, तीसरे का घ देखते हैं। तीसरे का घ क्वेश्चन कहता है कि द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी, सेट नंबर 3 को, सॉरी, क्वेश्चन कह रहा है कि तीसरे का ख दिया है, तीसरे के ख में बोल रहा है क्वेश्चन कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया निर्माण की विधि लिखी। तो क्या होता है कि हैबर विधि में नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस से क्रिया कराते हैं। उत्प्रेरक की उपस्थिति में यहाँ पे हम वेनेडियम या फिर फेरस ऑक्साइड Fe2O3 लेते हैं, साफ लिख देते हैं यहाँ पे Fe2O3 या वेनेडियम लिया जाता है, सॉरी मोनेलियम लिया जाएगा, MO। लेने के बाद टेम्परेचर दिया जाता है 440 डिग्री सेल्सियस तक, या 450 दे सकते हैं, 440 डिग्री सेल्सियस दिया जाएगा। 200 से लेकर 800 एटमॉस्फेरस दिया जाएगा, वायुमंडलीय दाब दिया जाता है 200 से 800 तक लेकर। उसके बाद जब इतना किया जाएगा तो ये अमोनिया गैस का निर्माण करता है, NH3। इधर दोनों तरफ बैलेंस कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन के पास कर दीजिए, टोटल हो जाएगा, सॉरी 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूना के 6 हाइड्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा आपका। और जो ऐसा करने से हमें इसमें 22,000 किलो कैलोरी उष्मा खर्च होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कल की वीडियो में होगी, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि थोड़ी सी असुविधा के कारण ऐसा कुछ हमारे से ही त्रुटि हुआ, जिसके कारण मुझे ऐसे आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। कल की वीडियो एकदम बिल्कुल क्लियर होगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, भूलिए मत। जय हिंद दोस्तों।